हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका बीएमएस क्रैकर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आगे बात करने वाले हैं आयुर्वेद निरूपण में सिद्धांत के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, ये टॉपिक आयुर्वेद की समझ का बेस है ना। क्योंकि इसी के थ्रू हम आगे के सारे पदार्थ और उनके प्रिंसिपल को लॉजिकली समझ पाते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के टॉपिक सिद्धांत। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिद्धांत, है ना। सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत दो शब्दों से मिलकर बना है, सिद्ध और अंत, है ना। पहले टेस्ट करेंगे, फिर बाद में प्रूफ करेंगे, उसे क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। अब देखो, जैसे काफ़ी सारे बुद्धिमान व्यक्ति, होशियार व्यक्ति एक साथ बैठते हैं और किसी एक बात पर बात विचार करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, है ना, और सोचते हैं और फिर राय देते हैं और सॉल्यूशन देते हैं, है ना, फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। उसे क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ दिया हुआ है, यहाँ सिद्धांत, सिद्धांतो नाम सय परीक्षक है बहुविधम परीक्ष्य। ये श्लोका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपको याद करना ही करना है इस श्लोका को। तो श्लोका में क्या कह रहा है? सिद्धांतो नाम, सिद्धांतो नाम मतलब सिद्धांत किसे कहते हैं? सय, सय मतलब वह है, सिद्धांतो नाम वह है, परीक्षक है बहुविध मतलब जिसकी बहुत बार परीक्षा की गई हो। ठीक है। परीक्षा हेतु भिष्य, है ना, परीक्षा हेतु भिष्य मतलब परीक्षा किसके साथ की गई है? हेतु भिष्य, हेतु मतलब कारण, है ना, हेतु भिष्य मतलब कारण के साथ की गई है परीक्षा। अब फिर बोलता है साधित्वा स्थाप्यते निर्णय, साधित्व स्थाप्यते निर्णय, जो स्थापित किया गया है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हेतु भिष्य दिया हुआ है, मतलब किसके साथ परीक्षा की गई है? कारण के साथ, है ना, कोई रीज़न है। तो अब कारण क्या है? प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है। अब आप आगे सेकंड पेपर में पढ़ोगे, प्रत्यक्ष क्या होता है? जिसे प्रत्यक्ष, जिसे हम आँखों से देखते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। हम अनुमान लगाते हैं। उपमान, उपमान मीन्स कंपैरिजन करना, किसी से कंपैरिजन करना। तो इसको आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे सेकंड पेपर में। तो आप बस यहाँ पे इतना समझिए कि परीक्षकों द्वारा अनेक बार परीक्षा विषयों की परीक्षा कर, मतलब किसी चीज़ को प्रूव करके, है ना, किसके कैसे प्रूव करेंगे? और हेतुओं, है ना, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान आदि के द्वारा उन परीक्षा विषयों को सिद्ध कर जो अस्थायी निर्णय दिया जाता है, जो हम लोग उसका रिजल्ट देते हैं, उसे क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। क्या कह रहा है? परीक्षकों के द्वारा अनेक बार परीक्षा विषयों की परीक्षा कर और हेतुओं जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान आदि के द्वारा उन विषय परीक्षा विषयों को सिद्ध कर जो अस्थायी निर्णय दिया जाता है, उसे सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। अब हम सिद्धांत, ये तो हम सब सिद्धांत समझ गए। अब सिद्धांत के भेद क्या होते हैं? सिद्धांत के क्या प्रकार होते हैं? सिद्धांत के 4 भेद होते हैं। सचतुर्विध, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। च इति, ये किसने दिया है? चरक विमान में बताया है ना, चरक ने बताया है। सिद्धांत के कितने प्रकार हैं? सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। सर्वतंत्र मतलब यूनिवर्सल थियरी, जिसको सभी ने माना है। प्रतितंत्र सिद्धांत नॉन यूनिवर्सल, मतलब किसी ने कुछ बताया है, किसी आचार्य ने कुछ बताया है, तो प्रतितंत्र हो गया। अधिकरण क्या हुआ? इम्प्लाइड थियरी, है ना। और अभ्युपगम क्या हुआ? हाइपोथेटिकल थ्योरी। अब इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वतंत्र सिद्धांत की, है ना, जो जिसको कहते हैं यूनिवर्सल थ्योरी। अब ये क्या कहता है सर्वतंत्र सिद्धांत? ये कहता है एक ऐसा सिद्धांत जिसे सब मानते हैं, जैसे चरक भी मानते हैं, सुश्रुत भी मानते हैं, वाग्भट भी मानते हैं और कहते हैं हाँ भाई ये बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। तो वो क्या हो गया? जैसे वो क्या हो गया? वो सर्वतंत्र सिद्धांत, मतलब सभी में। सर्व मतलब, सर्व का मतलब क्या होता है? सर्व मतलब ऑल, है ना, सभी जगह। और तंत्र मतलब बुक्स,
है ना, किसी बुक्स में, शास्त्र में, है ना। और सिद्धांत का मतलब पता ही है, मान्य। सिद्धांत मतलब मान्य, एक्सेप्टेड। तो सभी जो शास्त्रों में माना गया है उसे क्या कहते हैं, सर्वतंत्र सिद्धांत। यह वह सिद्धांत है जिसे सब विद्वान मानते हो, अर्थात जो सर्वसम्मत है ना, सभी के सहमति से हुआ है वो चीज़, उसे क्या कहते हैं, सर्वतंत्र सिद्धांत। उदाहरण में देखिए, रोगों के कारण हैं और सादे रोगों की चिकित्सा के उपाय। अब ये क्या बोल रहा है, सादे रोगों की चिकित्सा के उपाय हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम आगे अच्छे से हम डिटेल में बात करते हैं। देखिए, जैसे मान लो किसी रोग का निदान है ना। निदान का मतलब क्या होता है, कॉज, कारण, रोग, किसी रोग का। हम यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए जैसे किसी रोग का निदान, है ना। निदान मतलब कॉज। जैसे मान लो किसी रोग का क्या निदान है, जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पांडु रोग। किसी को पांडु रोग हुआ है। पांडु मीन्स एनीमिया, है ना, खून की कमी, एनीमिया। तो एनीमिया, मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा मिट्टी खाता है ना, मिट्टी का भक्षण करता है। क्या करता है, मिट्टी का भक्षण करता है, मिट्टी भक्षण करता है। तो जो मिट्टी ज़्यादा खाता है उसको क्या होता है, एनीमिया का रोग होता है। ऐसा चरक ने भी माना है, ठीक है, वाग्भट ने भी माना है और सुश्रुत ने भी माना है। क्या माना है कि मिट्टी खाने से, मिट्टी का भक्षण करने से पांडु रोग होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तुम आपका सर्वतंत्र सिद्धांत में हो गया, है ना। और अब दूसरा देखो, हम दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से हम क्या समझते हैं, रोगों की चिकित्सा। रोगों की चिकित्सा, जैसे मान लो ट्रीटमेंट जो हम कर रहे हैं किसी भी रोग के लिए, है ना। चिकित्सा क्या हुआ, ट्रीटमेंट। रोगों की चिकित्सा, ट्रीटमेंट, है ना। तो ये क्या है, ये सारे जितने भी रोगों की चिकित्सा हुई है, सारे आचार्यों ने एक माने हैं। ये नहीं कि किसी आचार्य ने अलग मान लिया है, किसी आचार्य ने अलग माने, नहीं, सबने एक माने हैं। तो वो क्या हो गया, सर्वतंत्र सिद्धांत। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। एक्सेप्टेड बाय ऑल आयुर्वेदा, वो सिद्धांत एक शास्त्र में प्रसिद्ध होते हुए सभी शास्त्रों में प्रसिद्ध हो, उसको क्या कहते हैं, सर्वतंत्र सिद्धांत। अब हम बात करेंगे प्रतितंत्र सिद्धांत की। किसकी बात करेंगे, प्रतितंत्र सिद्धांत, मतलब जो नॉन यूनिवर्सल हो। प्रतितंत्र का मतलब होता है जैसे किसी बुक में किसी आचार्य ने अलग माना हो, किसी आचार्य ने अलग मान लिया हो, वो क्या कहते हैं, जो भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप में, अलग अलग रूप में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, नॉन यूनिवर्सल है ना, नॉट एक्सेप्टेड बाय एनीवन, एवरीवन, नॉट एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, ठीक है। जो कि द टॉपिक विच इज़ एक्सेप्टेड बाय वन साइंस एंड नॉट एक्सेप्टेड बाय अदर साइंस, उसे क्या कहते हैं, प्रतितंत्र कहते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल ले लो, जैसे रसों की, किसी ने रसों की संख्या, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वीर्य के 2 भेद हैं, वीर्य के 2 भेद माने, किसी ने 8 भेद माने। वीर्य क्या होता है, वीर्य इसकी ये 2 प्रकार के होते हैं ना, शीत वीर्य और उष्ण वीर्य। आप आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे समझे नहीं, ठीक है। तो आप शीत वीर्य, उष्ण वीर्य है, किसी ने 2 माने हैं, किसी ने 8 माने हैं, है ना, उसके भेद। अब हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी ने रस 6 प्रकार के होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, है ना। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ठीक है। ये कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। अब यहाँ पे किसी ने 6 माने हैं, किसी ने 6 माने हैं, किसी ने 8 माने हैं, तो ये क्या है, प्रतितंत्र सिद्धांत है ना। जैसे ज्ञानेंद्रिय होता है ना 5 प्रकार के, तो ज्ञानेंद्रिय की संख्या किसी ने 5 मानी है, किसी ने 10 माने हैं, किसी ने 11 माने हैं, सभी आचार्य ने अलग अलग माने हैं, तो वो हो गया प्रतितंत्र सिद्धांत। अब हम आगे बात करते हैं अधिकरण सिद्धांत।
अधिकरण सिद्धांत। अधिकरण सिद्धांत क्या होता है? जब मान लो किसी दोस्त से लड़ाई हो जाती है ना, मान लो कि दो दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, दोस्त तो हैं ही, साथ में क्या साथ साथ क्या कर रहे हैं, बिजनेस भी कर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जब फिर मान लो किसी बात पे लड़ाई हो गई दोनों दोस्त की, तो दोस्ती तो ख़त्म हुई और साथ में क्या हो गया, बिजनेस भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे दो चीज़ें ख़त्म हो रही है, क्या क्या, दोस्ती ख़त्म हो रही है और बिजनेस ख़त्म हो रही है। फिर दो बाद में क्या होता है, दोनों की दोस्ती होती है और दोस्ती के साथ साथ बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो चीज़ें हो रही है, दोस्ती तो हो रही है, बिजनेस भी स्टार्ट मतलब फिर से स्टार्ट हो जा रहा है ना। तो अधिकरण सिद्धांत कहता है कि जब किसी एक मुख्य बात को सिद्ध करने पर, है ना, अन्य कई बातें अपने आप सिद्ध हो जाती है, तो उसे अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। मतलब जब किसी, जैसे बताया ना मैंने, जब कोई एक बात मुख्य बात सिद्ध हुआ, जैसे वो दोस्त है, दोस्ती होने के साथ क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो अपने आप सिद्ध हो गया, तो उसे क्या कहते हैं, अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। यदि हम कहें कि इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि अब दूसरा एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं। मान लो किसी को बालों में तेल लगाना है, तो एक काम क्या हो रहा है, बालों में तेल लगा रहा है ना, बालों में तेल लगाया, तो दूसरा फ़ायदा क्या हुआ, उसे बाल उसके मान लो माथे में दर्द हो रहा है तो हेडेक सही होगा, है ना, हेडेक सही होगा। तुम्हारा जो, अगर आपको बहुत स्ट्रेस है तो स्ट्रेस में रिलीफ मिलेगा, तो है ना। हमने बाल में तो तेल लगाया ही, लेकिन उससे और भी फ़ायदे, दूसरे फ़ायदे भी हो गए, क्या क्या, हेडेक ठीक हो गया, रिलीफ, स्ट्रेस रिलीफ हो गया। तो वही बोल रहा है, जब किसी आप एक बात को सिद्ध करने जाते हो, उसके अलावा दूसरी बात भी सिद्ध हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, अधिकरण सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। जैसे व्हेन अ टॉपिक इज डिस्क्राइब तो अदर रिलेटेड टॉपिक ऑल्सो गेट प्रूव, उसे क्या कहते हैं, अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। अब हम बात करेंगे, अब हम इसका एक और ये करेंगे, मतलब जिस विषय का प्रकरण चल रहा हो, उसी प्रकरण से संबंधित कोई बात निकल कर प्रूफ हो जाए, उसे क्या कहते हैं, अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मुक्त पुरुष अनुबंधिक कर्म नहीं करते। अब इसका एग्जाम्पल, हाँ देखिए, यदि हम कहें कि मुक्त पुरुष कर्मफल नहीं भोगता। अब मुक्त पुरुष क्या होता है, मुक्त पुरुष होता है कि ऐसा पुरुष जो सत्व रज तम, मतलब जिसमें ना रज और तम नहीं हो, वो एकदम ये सबसे ऊपर उठ चुका है, तो है ना, उसमें कोई वो मतलब मोह माया से एकदम ऊपर उठ चुका है, तो वही बोलता है। तो मुक्त पुरुष कर्म नहीं करते हैं क्योंकि वह निष्प्रिय होते हैं, क्या नहीं होते हैं, वो कामना रहित, उनमें कोई इच्छा ही नहीं रहती है। और इसके साथ ही, और क्या बोलते हैं, वो अपने कर्मफल नहीं भोगता। मतलब जैसे हम लोग अगर मान लो कोई गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि यहीं पे धरती पे ही अपने कर्म को भुगत के जाएंगे, जिसने जो गलती की है। तो लेकिन जो मुक्त पुरुष है, जो इन सबसे ऊपर उठ चुके हैं, तो वो अपने कर्मफल को नहीं भोगते हैं। तो लेकिन बात तो है, सबके साथ ही वो कर्म होता है, तो फिर आखिर उनका कर्म जाता कहाँ पे है। तो इसके साथ यह अपने आप सिद्ध हो जाता है कि कर्म का फल तो होता है, मोक्ष संभव है और आत्मा का अस्तित्व है। अब हम आगे बात करेंगे अभ्युपगम सिद्धांत की। अभ्युपगम सिद्धांत क्या होता है, ऐसा सिद्धांत, अब जब किसी वाद विवाद या चर्चा के दौरान किसी अप्रमाणित या अज्ञात बात को तर्क के उद्देश्य से मान लिया जाता है, उसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा सिद्धांत जो उस टाइम के लिए स्वीकार कर लिया गया हो, है ना। जैसे मान लो कोई किसी का कुछ हम लोग बैठे हुए हैं, डिस्कशन कर रहे हैं वाद विवाद के समय, लेकिन हम लोग कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन हम लोग बोले हाँ चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात, ठीक है। ये क्या है, अभ्युपगम सिद्धांत है। जो ये इस सिद्धांत को ना आप पुरुष के द्वारा हम एक्सेप्ट, आप पुरुष क्या होता है, जो रज और तम से मुक्त हो गया हो, ये सारे क्या, जो मोह माया में नहीं है, मोह माया से बिल्कुल ऊपर उठ चुके हो, है ना, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति जैसे चरक हो गए हैं, सुश्रुत हो गए हैं, ये लोग क्या है, आप पुरुष है ना। तो ये लोग उस चीज़ को नहीं मानते हैं, है ना, उस चीज़ को नहीं मानते हैं ये। तो ऐसी बातें जब किसी वाद विवाद या चर्चा के दौरान किसी अप्रमाणित, मतलब जो प्रूव नहीं हुआ है, नॉट प्रूवन, या अज्ञात बात को तर्क के उद्देश्य से मान लिया जाता है,
उसी अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक आम है, ये बता आम, ये एक मैंने कलर कर दिया, तो ये आम है। आम क्या है यहाँ पे? द्रव्य है। और इसके अंदर जो इसका कलर कैसा होता है? पीला। तो पीला यहाँ पे क्या है? गुण है इसके, है ना। और इसके कर्म क्या है? आम के कर्म क्या है? बल ले देना, है ना, बल प्रदान, सपोज बल देता है ना, बल देना। तो अब देखिए, मान लो जब हम आम लेकर बैठे हुए हैं, है ना, तो हम ये बोल रहे हैं कि आम है, तो इसमें हम आम को क्या मान लिए? आम जो है द्रव्य है, तो इसमें द्रव्य प्रधान मान लिए, है ना, क्योंकि द्रव्य में ही गुण और कर्म आश्रित रहता है। ये आप आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि गुण और कर्म क्या होता है, वो कैसे द्रव्य पे आश्रित रहता है, तो ये आप आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ हम बस ये बात करेंगे कि अभ्युपगम सिद्धांत में कैसे मानते हैं, है ना। तो ये हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और ये मान ले रहे हैं कि द्रव्य ही पदार्थ है, प्रधान है ना, सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। फिर अब दूसरा आगे हम बात करेंगे कि दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो ये डाइजेस्टिव फायर है ना, मान लो तुम्हारा पेट डाइजेस्टिव फायर, डाइजेस्टिव फायर ये क्या करती है? डाइजेस्टिव फायर डाइजेशन करती है ना। उष्ण गुण होता है डाइजेस्टिव फायर में, क्या होता है? उष्ण गुण, है ना। उष्ण गुण क्या करता है? जो वो शीत गुण, शीत का नाश करता है ना, वात का नाश करता है, क्योंकि वात क्या है? शीत गुण वाला है, इसलिए वात का नाश करता है। तो अब यहाँ पे है, यहाँ पे क्या प्रधान है? गुण प्रधान है ना, यहाँ पे गुण प्रधान है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं आयुर्वेद के महत्वपूर्ण सिद्धांत। पंचमहाभूत, त्रिदोष सिद्धांत, सप्तधातु सिद्धांत, सदृश सिद्धांत, सामान्य विशेष सिद्धांत, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, पंचपंचक सिद्धांत और कार्यकारण सिद्धांत। ये जितने भी सिद्धांत हैं ये आप जैसे क्रिया सारी में पढ़ेंगे या इसमें आगे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम बस डिटेल में लोक पुरुष साम्य सिद्धांत ही बताएंगे, बाकी आप आगे पढ़ेंगे। अगर आपको इस सारे को पढ़ना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लोक पुरुष साम्य सिद्धांत को। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत क्या होता है? यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषता वंता पुरुषे यावंता पुरुषे तावंतो लोके इति, है ना। अब क्या कहता है? लोक पुरुष साम्य होता क्या है? लोक मतलब बाहरी, लोक 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 का मतलब क्या होता है? बाहरी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, है ना, बाहरी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे पुरुष। पुरुष क्या है? ह्यूमन बॉडी। पुरुष क्या है? ह्यूमन बॉडी, ये पुरुष है। तो वही बोलता है किसी भी, मान लो हमको बाहर का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जितनी भी चीज़ें बाहर में होती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, वो सारी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, यही है लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। जितनी चीज़ें बाहर में मौजूद है, जैसे जल है तो वो जल हमारे अंदर भी मौजूद है। जैसे जल क्या करती है? क्लेद करती है, मॉइस्चर करती है, तुम्हारे बॉडी को मॉइस्चर करती है। तुम्हारे अंदर भी, हमारे अंदर भी जल है। ठीक है, उसी कहते हैं लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। अब चलिए हम आगे बात करते हैं लोक में जितने मूर्तिमान भाव है ना। अब ये मूर्तिमान मतलब जो मूर्तिमान जो आपके बाहर वाली दुनिया में प्रेजेंट है, सेम वही चीज़ें आपकी बॉडी में प्रेजेंट होगी, है ना। हमारे बॉडी में जैसे जठराग्नि होती है, जैसे बाहर में सूर्य देवता है तो अग्नि क्या कर रहे हैं? अग्नि बढ़ा रहे हैं। तो वैसे ही हम जठराग्नि क्या है? वो हमारे बॉडी में है ना। जैसे हमारे बॉडी में कुछ चीज़ें मौजूद है जो साम्य अवस्था बना के रखती है। अब हम आगे बात कर रहे हैं
सबसे पहले हम बात करेंगे, अब हम कैसे कंपैरिजन करना है हम लोग को, ये एमसीक्यू में आता है। तो लोकगत भाव मतलब एक्सटर्नल, बाहर में क्या है पृथ्वी, तो अंदर में पृथ्वी क्या कर रही है हमारे बॉडी में, मूर्ति है ना, मूर्ति से कंपेयर, मूर्ति का मतलब होता है शेप देना, जो जैसे बोन्स हो है, मसल्स हैं, है ना, हार्डेस्ट सब्सटेंस जितने भी हैं हमारे बॉडी में मौजूद, वो सब क्या है पृथ्वी से हम उसे कंपैरिजन कर सकते हैं। वो पृथ्वी मतलब वो जो है पुरुषगत भाव होते हैं। आप जल, तो ये हमारे बॉडी में क्या हमारे अंदर होता है क्लेद, गीलापन, है ना, जो गीलापन करता है। बाहर में क्या है अग्नि, तो अंदर में क्या है हमारे बॉडी में संताप, शारीरिक उष्णता। अब बाहर में है वायु, तो अंदर क्या है प्राण, है ना। बाहर में आकाश है, तो अंदर में क्या है, जितने भी वैकेंट स्पेस होते हैं खाली जगह, वो सब वहाँ पे आकाश, है ना, आकाश भूत प्रधान होते हैं। जितने भी छिद्र समूह होते हैं, छिद्र मतलब जितने भी होल छेद होते हैं हमारे बॉडी, जितने स्रोतस हो गया है ना, जैसे डाइजेस्टिव ट्यूब्स हो गए, ये सब क्या है, ये आकाश से हम लोग को रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए लोकगत भाव में ब्रह्मा हो गया, पुरुषगत भाव में अंतरात्मा हो गया, लोकगत भाव में इंद्र हो गया, और तो पुरुषगत भाव हमारे अंदर क्या होता है अहंकार, तो हम इंद्र से कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ बात जैसे लोकगत भाव है ना, बाहरी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सूर्य होता है, तो हमारे अंदर क्या होता है आदान कर्म होता है। वैसे ही लोकगत भाव में तम होगा, है ना, तो पुरुषगत में क्या होगा मोह होगा हमारे अंदर। तो लोकगत भाव में अगर ज्योति है, तो हमारे अंदर क्या है ज्ञान, सृष्टि, गर्भधान, कृतयुग बाल्यावस्था, त्रेता युग युवावस्था, द्वापर युग वृद्धावस्था, है ना, कलयुग रोगावस्था, ये आपको याद करना पड़ेगा। और ये से एमसीक्यू कभी आ सकते हैं, आ भी नहीं सकते, बट इसको एमसीक्यू के रूप में कभी कभी पूछ देता है। जैसे रुद्र है, तो हमारे अंदर रुद्र कैसे को रिलेट करते हैं, रोज से मतलब क्रोध से, है ना। सोम चंद्रमा, तो चंद्रमा क्या करता है प्रसन्नता पैदा करता है, तो हमारे अंदर जैसे हम खुश होते हैं प्रसन्नता, तो वो किससे को रिलेट कर सकते हैं चंद्रमा से। वशु क्या करता है हमारे अंदर क्या है सुख से को रिलेट कर सकते हैं। अश्विनी कुमार, तो जो अश्विनी कुमार क्या थे, ये आयुर्वेद के देवता थे, है ना। ये अब इनको किससे को रिलेट करते हैं कांति से, जो हमारे फेस पे जो लश्चर होता है ना, चमक, लश्चर उससे हम को रिलेट कर सकते हैं, है ना। विश्व देवता, तो ये क्या है सभी इंद्रियां, जो सभी इंद्रियां होती है, विश्व देवता सबको कंट्रोल करते हैं, वैसे ही सभी इंद्रियां भी कंट्रोल करती हैं। समझ में आ गया। युगांत मृत्यु, लोक को अपने में और अपने को लोक के में समान रूप से देखने में से सत्य बुद्धि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लोक पुरुष साम्य सिद्धांत के बारे में बात की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको इसके अलावा अगर जितने भी बचे हुए हैं सिद्धांत हैं जैसे, तो ये सब तो आप क्रिया सारी रचना सारी में पढ़ेंगे। अगर आप और भी पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, तो हमारे साथ बनी रहिए, आपको हम सब डिटेल में पढ़ाएंगे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।